नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों हम नशे पर बात करने वाले हैं। नशा एक लत की तरह हमारे पीछे बढ़ता है और फिर हम धीरे धीरे उसके जाल में फंसते चले जाते हैं और फिर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। नशा उस व्यक्ति को ही नहीं खाता बल्कि परिवार को, समाज को भी धीरे धीरे जो है वो खाने लगता है। सीधा सीधा असर पूरी सोसाइटी पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है और फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये नशा कहाँ से आता है और किस तरह से इसकी लत लगती है। नशे की लत किस तरह से लगती है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर शुभ मोहन सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जब हम नशे की बात करते हैं तो कहते हैं कि नशा तो हर कहीं विद्यमान है, विराजमान है, दिखता है, मिलता है और आसानी से हासिल किया जा सकता है। लेकिन जब नशे की लत की बात करते हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर रूटीन की बात करते हैं तो हम कई तरह की मेडिसिन्स लेते हैं, बट नशा एक स्पेसिफिक हो जाता है और उसकी जब लत लगना शुरू होती है तो कुछ खास कारण होते हैं कि धीरे धीरे लत शुरू होती है या एकदम से ही कुछ हम ऐसा करते हैं कि लत लग जाती है? सभी लोगों के लिए कारण कभी कभी अलग होते हैं जी। हम नशे की लत, जिसको हम लत कहते हैं, हम यूजुअली उसको एक किस्म से एक मानसिक बीमारी मानते हैं जी। तो जैसे सारी बीमारियां होती हैं, उनके कारण जो होते हैं वो हम एक बायोसाइकोसोशल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। कई लोगों में एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है नशे की बीमारी उनमें उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोगों के स्वभाव में ऐसी, जैसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर या क्यूरियोसिटी ज़्यादा प्रबल होती है, जिससे वो नशे को ट्राई करने के लिए ज़्यादा उनमें होती है। दे हैव हायर टेंडेंसी कि वो नशे को ट्राई कर सकें और नशे को कंटिन्यू कर सकें। फिर इसके पीछे कई सारे सामाजिक कारण भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक समाज में एक नशे के प्रति कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है या सामाजिक एटीट्यूड किस तरह है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे कि कॉमन मीडिया में या मूवीज़ में या गानों में नशों को कितना पॉपुलराइज किया जाता है या कितना पॉजिटिवली उससे बात की जाती है। आप अगर मूवीज़ देखें तो कई बार नशों को एज ए कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पे दिखाया जाता है कि आपको कोई तकलीफ़ है तो आप नशा कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। प्लस आई थिंक एक नशे की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी और कितनी अवेलेबिलिटी है, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो नशे की जो बीमारी है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल टाइप ऑफ कारण होते हैं उसके। और मेरे विचार से हर पर्सन के लिए अलग कारण हावी होते हैं, जिसका एक इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जब हम किसी का इलाज करने की कोशिश करते हैं तो उनमें कारणों का भी इम्पोर्टेंस आ जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उनका जो भी एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है उसमें जो कारण एक इंसान में ज़्यादा हावी होते हैं उन पे खास ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, आप तो रूटीन में इस तरह के पेशेंट्स देखते हैं जो आते हैं और धीरे धीरे उनको लत लगी होती है या एकदम से लगती है, तो क्या ज़्यादातर आके कहते हैं कि हम किस तरह से इस नशे की लत में पड़ गए या हमने नशा करना शुरू कर दिया? मैं कहूँगा कि जो एक इंसान होता है, एनी पर्सन एज ए स्पीसीज़, हम बहुत एक क्यूरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इंसान जो है वो आज के दिन में हम लोग एट द एवोल्यूशनरी टॉप है, हम सभी ऑर्गेनिज्म से ऊपर है। वो एक मेन कारण ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हम कोई नई चीज़ ट्राई करें, हम कोई नई बात देखें, नई चीज़ को ट्राई करें, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। नशा भी उसमें से एक है, स्पेशली जब व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, एडोलेसेंस में, टीन एज में, उस टाइम पे एक तो क्यूरियोसिटी इज़ वन बिग रीज़न। अनदर बिग रीज़न इज़ पीयर प्रेशर। आपके जितने फ्रेंड्स हैं, अगर आप उसी सर्कल में उन्हीं किस्म के लोगों में उठते बैठते हैं, या एक आप ऐसी जगह पे रहते हैं और काम करते हैं या पढ़ते हैं जहाँ की
जहाँ पे नशा कॉमनली यूज्ड होता है या कॉमनली एक्सेप्टेबल है जी। तो वहाँ पे नशा स्टार्ट करना बहुत एक आम सी बात होती है। हमारे अपने एक्सपीरियंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग नशा अपने दोस्तों के साथ शुरू करते हैं, और कई बार ये देखा जाता है कि वो नशा स्टार्ट करते हैं थोड़े कम डेंजरस सब्सटेंसेस के साथ, या जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, मान लो कोई बीड़ी से या सिगरेट से या कोई और टबैको वगैरह से, तो एक गेटवे टाइप ऑफ ड्रग होता है जो कि माइल्ड होता है, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं अपने सफ़र पे, और जो एक माइल्डर फॉर्म से ज़्यादा सीवियर ड्रग टेकिंग बिहेवियर की तरफ जाते रहते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोगों का एक ही ट्रेजेक्ट्री होती है, कई लोगों की ट्रेजेक्ट्री अलग होती है, कई लोग एक दो बार एक्सपेरिमेंट करके छोड़ भी देते हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, पर कई लोग होते हैं जो कि बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा मतलब डेंजरस एंड डैमेजिंग फॉर्म्स ऑफ ड्रग टेकिंग में आगे चलते जाते हैं। तभी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि जब यूथ इकट्ठे बैठता है तो वहाँ वो देखता है कि उसके दोस्त जो हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, और बड़े स्टाइल से, एक होता ना आजकल स्टाइल सिंबल बन गया है, एक कि स्टेटस सिंबल भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग तो किसी ऐसी जगह पे सड़क पे खड़े होकर और कश लगाने की कोशिश करते हैं और धुआं छोड़ते हैं, और दूसरे को कहते हैं देख कैसे धुआं जाता है, और कई बार वो भी कहता है कि चल एक कश मैं भी लगा के देखता हूँ, और वो एक कश जो होता है वो कारण बनता है। जी हाँ, कई लोगों में वो एक कश से ही स्टार्ट होता है जी। जो फर्स्ट एक स्टेप होता है वो कई बार जैसे मैंने कहा कि क्यूरियोसिटी या एक पीयर प्रेशर से कि चलो आपने दोस्त का दिल रखने के लिए कश लगा लिया या जस्ट ट्राई करने के लिए कर लिया कि अच्छा दोबारा नहीं करेंगे व्हाटएवर, बट कई लोगों में फिर वैसे ही स्टार्ट होता है। तभी आप देखेंगे कि जैसे जो लॉज हैं अगेंस्ट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस फॉर एग्जांपल, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, और वहाँ पे जैसे स्मोकिंग या इस तरह की जो इजी ड्रग टेकिंग बिहेवियर है वो बहुत आसान हो जाता है। और आप जितना एक बिहेवियर को या एक ड्रग टेकिंग बिहेवियर को जितना आप लीगली या सामाजिक तौर पे उसको इजी करेंगे वो उतना बढ़ता जाता है जी। तो उस पर एक किस्म से जो रिस्ट्रिक्शन होती है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, जब हम नशे के पदार्थों की बात करते हैं तो बहुत तेरे मिलते हैं, कहीं भी आप चले जाओ आपको मिल जाएंगे, आपको पता होना चाहिए ठिकाने क्या है और कहाँ कहाँ मिलते हैं। जी हाँ। चाहे हम कहें कि हाँ जी ये बिल्कुल इल्लीगल है और ये कहीं नहीं मिलते हैं, जबकि मिलते हैं। और उसके साथ साथ हम अगर दवाओं की बात करें, वो दवाएं जो बैंड हैं वो भी हम चाहें उनके लिए अवेलेबल है जो उनका सेवन करते हैं। जी हाँ। तो जब व्यक्ति लेना शुरू करता है, चाहे वो पदार्थ हैं या ड्रग्स हैं जिनका वो सेवन कर रहा है, तो कुछ बिहेवियर चेंजेस नज़र आती हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है कि परिवार समझे, दोस्त समझ लें। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब एक बच्चा या कोई भी एक ड्रग लेना शुरू करता है ऑफ एनी काइंड, उसमें कई सारे बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं उनमें एक किस्म से बिहेवियरल चेंज आता है, वो कभी कभी ज़्यादा अलूफ हो जाते हैं, अपने कमरे में बैठे रहेंगे, या जितना पहले इंटरेक्ट करते थे फैमिली मेम्बर से उतना नहीं करते, या उनका कभी कभी एक फ्रेंड सर्कल होता है वो चेंज हो जाता है, वो अपने कुछ और दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताना शुरू कर देते हैं। आप ये देखेंगे कई बच्चों में जैसे कभी कभी एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। कई बार आप ये देखेंगे कि अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल इंजेक्टेबल्स वगैरह यूज़ कर रहा है तो यू विल सी कि उनके कपड़ों पे कभी कभी कोई खून का दाग आ जाएगा, या कोई और वेट लॉस हो सकता है, एपेटाइट में चेंज हो सकता है, उनका उठने बैठने सोने का जो एक कॉमन रूटीन है वो चेंज हो सकता है। तो बाकी कभी कभी घर के अंदर फॉर एग्जांपल छोटी मोटी पैसा मिसिंग हो सकता है, या अब जैसे कोई भी आपने ड्रग टेकिंग को सस्टेन करना है तो ऑब्वियसली उस पर खर्चा होता है, तो उसके लिए हो सकता है बच्चों की हॉबीज़ फॉर एग्जांपल चेंज हो जाती हैं, उनके इंटरेस्ट स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह
क्योंकि ड्रग टेकिंग के लिए आपको एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम एक लगाना पड़ता है उसको प्रोक्योर करने में या उसको कंज्यूम करने में। तो ड्रग टेकिंग जो है वो एक किस्म से आपकी सारी लाइफ को ही चेंज कर देता है एक तरीके से, और आपका जो सारा जो इम्पोर्टेंस होती है ड्रग टेकिंग की वो सबसे ज़्यादा ऊपर चली जाती है। मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में ड्रग टेकिंग जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो फॉर दीज रीजंस देर आर मतलब अगर आपको किसी भी बच्चे में लगे कि अचानक ही एक चेंज आ रहा है बिहेवियर में, और बाकी कुछ और आपको लग रहा है कि बच्चा नशे में जैसे आ रहा है या उसको और कोई विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं या कोई और कुछ भी हो सकता है उस तरीके से, तो पेरेंट्स या फ्रेंड्स एंड बाकी टीचर्स वगैरह को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एक ड्रग टेकिंग बिहेवियर भी उसका एक कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे हेल्प लेने की ज़रूरत हो बिल्कुल। सकती है। और इस समय हमारा ये जो कार्यक्रम है बहुत सारे माँ बाप पेरेंट्स देख रहे हैं, और जो भी देख रहा है उसे ये समझना होगा कि अगर किसी बच्चे में कुछ चेंजेस देख रहे हैं, कोई बदलाव देख रहे हैं, उसके स्वभाव में बदलाव देखते हैं कि वो उस तरह का नहीं रहा, पहले आपसे बात करता था अब चुलबुला नहीं रहा, अकेला सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और वॉच करिए कि वो जाता कहाँ है और किसके साथ बैठता है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखें। तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगी और आप जान पाएंगे कि कहीं बच्चा आपका नशा तो नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, नशा जो करता है वो अवसाद की ओर भी जाता है, डिप्रेशन में जाना शुरू करता है। लेकिन अवसाद में जाना, डिप्रेशन में जाना एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो उन लोगों में घर करने लगती हैं जो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं। जी हाँ, मतलब नशे के साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस बहुत कॉमन होती हैं, क्योंकि एक तो नशे की वजह से जैसे मैंने कहा कि आपकी बाकी जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जाती है। तो फॉर इंस्टेंस कई सारे लोगों में जो ज़्यादा नशा करते हैं उनमें एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं, ठीक है, और बाकी आपका जो नशा है उसकी अपनी एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि एडवर्स होते हैं। अब जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन हो सकता है, अब बाकी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कई सारे नशे ऐसे होते हैं जो कि आपके शरीर को डायरेक्टली ख़राब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा कि जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं फॉर इंस्टेंस उनको लिवर की या बाकी उनको शारीरिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। बाकी बहुत सारे नशे होते हैं जो कि उनका ड्रग टेकिंग बिहेवियर के वजह से उनको बीमारियां हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस जो लोग इंजेक्टेबल यूज़ करते हैं उनको जैसे HIV या हेपेटाइटिस C या हेपेटाइटिस B की इन्फेक्शन होने का चांस होता है ड्यू टू अनसेफ प्रैक्टिसेस। प्लस नशा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है टू ऑल काइंड्स ऑफ इंजरीज। फॉर एग्जांपल जो लोग नशे लेते हैं उनमें वायलेंस की एक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ा करना, क्राइम करना, नशे के इन्फ्लुएंस में आपका एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाना। तो इस तरह के बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हेल्थ रिलेटेड जो होते हैं वो होते हैं, जो कि या तो नशे के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या जो नशा लेने का बिहेवियर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो वो हम उनको दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हर नशे का एक स्पेसिफिक प्रोफाइल होता है जो कि वो जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस का हो जाता है, जिनसे कभी कभी हम ये भी पहचान पाते हैं कि कोई क्या नशा ले रहा है उन कॉन्सिक्वेंसेस को देख के। तो दीज आर मतलब यही इम्पॉर्टेंट उनके मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं और उनकी कॉन्सिक्वेंसेस या उनके परिणाम भी होते हैं जो कि हम आम तौर पे देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब हम HIV की बात करते हैं तो ज़्यादातर जब भी हम HIV या एड्स की बात करते हैं तो वही बात आती है कि सिरिंज जो सिरिंज है उसकी शेयरिंग जो है
वो नहीं होनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा कारण जो है HIV का बना भी। और फिर अवेयरनेस की बात आई कि हाँ हमें इनको समझाना चाहिए, क्योंकि जो नशा लेता है वो एकदम तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर उस तक ये बात पहुंच जाती है कि मुझे सिरिंज शेयर नहीं करनी है, तो कम से कम अगर कोई एक HIV हमें मिलता है वो दूसरे को तो HIV नहीं करेगा। तो ये बात भी आपके पास जब आते हैं तो आप पूरा जोर देकर उसको समझाते हैं कि बिल्कुल। जैसे सेफ नीडल प्रैक्टिसेस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स का जो एक कम्युनिटी होती है उनमें स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और इवन पंजाब वगैरह के कुछ एरियाज़ में हमने देखा कि हेपेटाइटिस C या HIV वगैरह की प्रेवलेंस बहुत हाई थी। तो उसके लिए हमने ये देखा कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो फिर कई सारी एजेंसीज़ हैं जैसे NACO है या बाकी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ये देखा कि वी हैव टू डिसोसिएट जो कि है कि ड्रग टेकिंग और HIV वगैरह को हमें एक साथ देखना इज़ ऑल राइट, बट समहाउ अगर हम प्रिवेंट कर सकें फॉर इंस्टेंस HIV को या हेपेटाइटिस C को, तो सब्सटेंस अब्यूज़ को मैनेज करना भी एक तो आसानी होती है। दूसरा ये होता है कि जहाँ पे एक बहुत मेजर बर्डन होता है गवर्नमेंट पे फॉर एग्जांपल या समाज पे या परिवार पे, क्योंकि एक क्रॉनिक इलनेस फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस C या HIV होना इज़ अ मेजर ड्रेन और इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो अगर हम प्रिवेंट कर सकें तो वो भी अपने में इट इज़ एन अचीवमेंट। So for that reason, safe needle practices are advocated everywhere, and कई सारे देशों में इंक्लूडिंग आवर कंट्री सेफ नीडल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं ड्रग टेकिंग बिहेवियर के को कॉम्बैट करने के लिए। तो उसके अंदर हम सेफ नीडल प्रैक्टिसेस एडवोकेट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब हम नशे की बात करते हैं, व्यक्ति नशा करता है और वो तो धीरे धीरे उस मकड़ जाल में फंसता चला जाता है। कहते हैं कि ये एक ऐसी गहराई है कि जहाँ गए वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, और उसके साथ साथ उसका परिवार, समाज पूरी तरह से अफेक्ट हो रहा होता है। तो जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है, परिवार के लोग भी आते होंगे, क्या स्थिति होती है उनकी? अगेन कई लोगों में डिफरेंसेस होते हैं। कई होते हैं जो कि बिल्कुल इलाज नहीं करवाना चाहते, जिनके घर वाले उनको ज़बरदस्ती लेके आ जाते हैं। कई होते हैं जो कि इतनी बार ट्रीटमेंट्स में जा चुके होते हैं और ट्रीटमेंट से मतलब ट्रीटमेंट फेलियर जिनको हो चुका होता है कि वो बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं। कई होते हैं जो कि पूरा मन बना के भी आते हैं। तो हर पेशेंट जो होता है वो एक अलग एक्सपेक्टेशन और एक अलग बैकग्राउंड के साथ आता है। तो पेशेंट को देख के और उसके परिवार को और बाकी जो उसका पैराफर्नेलिया है या सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, उनको देख के ही एक ट्रीटमेंट डिसीजन बनाना पड़ता है कि किसी एक पेशेंट में क्या बेस्ट मोड ऑफ एक्शन है। बट यूजुअली हम देखते हैं कि जिन पेशेंट्स में जो पेशेंट्स नहीं तैयार होते एक ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए, उनमें थोड़ी मुश्किल होती है ट्रीटमेंट करना, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पेशेंट की कोऑपरेशन बड़ी ज़रूरी होती है। उस कोऑपरेशन के बिना इलाज कर पाना मुश्किल होता है। जबकि कई लोग ये कहते हैं कि हम ज़बरदस्ती छुड़वा सकते हैं नशा वगैरह, बट हमारे अपने एक्सपीरियंस में मुश्किल होता है। तो वी हैव टू वर्क ऑन द पेशेंट कि उनकी मोटिवेशन कैसे इंक्रीज़ की जाए और उसके बाद फिर जो भी इलाज होता है वो किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब कि नशा छुड़ाने के लिए विलिंगनेस चाहिए कि जो व्यक्ति पेशेंट है वो समझे अपने आप को, कि वो कहे कि हाँ भाई मुझे नशा छोड़ना है। और एक बात ये भी आती है कि जो आपने कहा कि नशा छुड़ाया जा सकता है ज़बरदस्ती, और हमारे तमाम दर्शक हैं वो भी जान लें कि नशा ज़बरदस्ती नहीं छुड़ाया जा सकता। और अगर आप कहीं बड़े बड़े इश्तिहार पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान ज़रूर दीजिएगा और ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को ना भेजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा पहले से ज़्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर दे। डॉक्टर साहब, एक्सक्लूड कर देते हैं हम जो नशा करता है, नकार देते हैं उसको, सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानते, अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते, उसे दुत्कारते हैं और कहते हैं कि अगर थोड़ा सा प्यार दे दिया जाए, सहानुभूति दे दी जाए, उसको समझाया जाए, बिठाया जाए कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है, जाना जाए कि क्या कारण है जो उसे नशे की ओर लेकर गए और अभी भी वो नशे में है, तो कहते हैं कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जो लोग नशा लंबे टाइम के लिए करते हैं उनमें अगर हम नशे को एक बीमारी के तौर पे देखें तो वो एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंडीशन है, जो कि बार बार आपने देखा होगा कि लोग नशा छोड़ते हैं फिर वापस लेना शुरू कर देते हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोगों में यही देखा जाता है कि जो लॉन्ग टर्म लोग जो नशा लेते हैं उनमें ये लोग छोड़ते हैं और फिर दोबारा शुरू करते हैं, तो ये सिलसिला जो होता है वो चलता रहता है। ठीक है, तो हमें एज डॉक्टर्स, इवन एज फैमिली मेम्बर्स, ये एक तरीके से ये एक मतलब इट हैज़ टू बी एन एक्सपेक्टेशन कि ऐसा बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वी सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वन शुड नॉट लुक एट इट कि भाई ये इसमें इस इंसान में विल पावर की कमी है या ये ऐसा ही है या व्हाटएवर, क्योंकि इस बीमारी का नेचर ही ऐसा है जी। तो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि कारण कई सारे हो सकते हैं। स्टिग्मेटाइज करना या किसी को दुत्कार देना या ऑस्ट्रेसाइज कर देना कोई प्रॉब्लम का हल नहीं होता एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो टू हैव ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहाँ पे एक जो बीमार है उसको हेल्प मिले, जिसको सहानुभूति मिले, उस दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उससे बहुत हेल्प होती है, उससे बहुत ट्रीटमेंट में आसानी होती है और ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि इट इज़ वेरी कॉमन कि एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद भी दोबारा से वही चीज़ें दोबारा स्टार्ट होने का चांस हमेशा हाई रहता है। जी, और पीजीआई के डी एडिक्शन सेंटर की अगर बात करें, वैसे तो डी एडिक्शन सेंटर जो हैं कई अस्पतालों में हैं सरकारी, लेकिन पीजीआई की बात करते हैं, तो यहाँ अगर किसी को आना है तो किस तरह से आना होगा? डी एडिक्शन सेंटर हमारा है जो कि कई सालों से चल रहा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री। उसकी ओपीडी डेली होती है, अदर देन ऑन संडे। इमरजेंसी सर्विसेज है, इन पेशेंट है, और जो ट्रीटमेंट है वो कई सारे तरीके से एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है। बाकी जो पेशेंट्स में और फिजिकल इलनेसेस या कोमॉर्बिडिटीज होती हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। तो हम इन पेशेंट आउट पेशेंट केयर दोनों किस्म की केयर देते हैं। हमारा एक वॉक इन ओपीडी होता है, ओएसटी सर्विसेज हैं जो कि ओरल सब्सटीट्यूशन थेरेपी सर्विसेज हैं फॉर सेलेक्टेड पेशेंट्स विद ओपियोइड डिपेंडेंस। तो एक बहुत डेवलप्ड डी एडिक्शन प्रोग्राम चलता है डिपार्टमेंट में, और बेसिकली जिसको भी लगता है कि ज़रूरत है आने की या ट्रीटमेंट जो कि इच्छुक है ट्रीटमेंट का, दैट पर्सन इज़ मोस्ट वेलकम। एंड बहुत सारे लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब, चलते चलते उन यूथ को, बड़े भी लेते हैं सबको, और साथ ही पेरेंट्स हैं जो समाज में जो लोग रहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे ताकि इन लोगों को हम जो मेन स्ट्रीम है मुख्य धारा में ला पाए? मैं जो लोग अभी तक नशा नहीं करते या जो बच्चे हैं जो नहीं अभी तक करे हैं, उनको तो मैं यही कहूँगा कि डोंट स्टार्ट। जो करते हैं और जो इलाज कराना चाहते हैं या जो हेल्प चाहते हैं, आई वुड से कि डोंट लूज़ होप। क्योंकि कभी कभी लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि बार बार रिलैप्स करते हैं, उनको लगता है कि इलाज का कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। तो आई विल से डोंट लूज़ होप। कभी कभी आपका समय आना होता है तो वो एक टाइम लगा के आता है, पेशेंस की बात होती है। एंड टू द फैमिली मेम्बर्स, जो कि सबसे बड़ा एक अफेक्टेड ग्रुप होता है, जिनके बच्चे, जिनके हस्बैंड्स, माता पिता जो भी हैं जो कर रहे हैं,
आई विल से कि आप भी पेशेंस रखिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए टूवर्ड्स द पेशेंट। कई बार आप नाराज़ भी होंगे, निराश भी होंगे, दुखी भी होंगे, बट आपके ही परिवारगण हैं, आपका ही, आप उनको डिज़र्ट नहीं कर सकते। आपको उनकी हेल्प करना, जब तक आप एक पॉजिटिव आउटलुक से कोशिश नहीं करेंगे तब तक किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट मुश्किल है। तो टू देम ऑल्सो आई विल से कि बी पॉजिटिव एंड कीप ट्राइंग। यही इस बीमारी में यही इसी तरह चलती है ये बीमारी। जी दोस्तों, जान गए ना आप कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, और बस उम्मीद का दामन थामे रखिए, विश्वास रखिए कि आप एक ना एक दिन इससे छुटकारा ज़रूर पा लेंगे। डॉक्टर शुभ मोहन सिंह, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।